हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका की। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो सब आधारशिला हस्त पुस्तिका पे थे, और आज जो वीडियो बना रहा हूं ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका पे। कुल मिलाकर मैंने इस वीडियो में ज्यादातर जो भी प्रश्न ध्यान आकर्षण से रिलेटेड थे उन सबको जो है दे दिया है। आप इनको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको करंट अपडेट प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान आकर्षण का मतलब समझते हैं। मॉड्यूल का मतलब आपको मालूम है कि हस्त पुस्तिका को कहते हैं, और ध्यान आकर्षण का मतलब होता है अधिगम आधारित शिक्षण, और हम लोग इसको रिमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ध्यान आकर्षण मॉड्यूल मतलब यहां पर जो उत्तर दे रखा है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान करके विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्त पुस्तिका में शिक्षकों की मदद के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें जो है 18 तकनीकी दे रखी हैं और बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ध्यान आकर्षण का मतलब क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशल को सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परीक्षा में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चों द्वारा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के बहुत से कारण हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति हो सकती है, उनकी पारिवारिक कोई शैक्षिक स्थिति वैसी हो, या वातावरण उन्हें नहीं मिल रहा है, या आर्थिक स्थिति खराब है, या शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष ऐसी स्थिति है जो वो लोग कैप्चर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बच्चों के अनुरूप शिक्षण ना होना, यानी कि जैसा बच्चा चाहता है कि उसके परिवेश में ही उसको सिखाया जाए उस तरीके से उस भाषा का इस्तेमाल ना करना, या अध्यापकों का व्यवहार, यानी कि अध्यापक हो सकता है उसको डरा धमका रहे हो, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पर हमें प्रयास ये करना है कि हम अपने बच्चों को, जो भी हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं, उनको बहुत प्यार मोहब्बत से उन बच्चों को पढ़ाना है। और हम इस जो हस्त पुस्तिका दे रखी है या जो मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है तभी साकार हो पाएगा जब हम इन बच्चों का जो है अधिगम स्तर उच्च कर देंगे। यानी कि जो बच्चे अपनी कक्षा में पिछड़ जाते हैं, अगर हम उनको उस कक्षा के अनुरूप ढाल देंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और इस जो हस्त पुस्तिका इसका भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, तो हमें उत्तर मालूम है कि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं, तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग दे रखे हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो 4 भाग दे रखे हैं, पहला आपकी आधारशिला जो बुकलेट थी उसमें आपको मालूम होना चाहिए 6 भाग हैं। आपका शिक्षण संग्रह है उसमें भी 6 भाग दे रखे हैं, लेकिन ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है उसमें 4 भाग दे रखे हैं। तो जो पहला वाला भाग है उसमें अधिगम आधारित शिक्षण के बारे में बताया गया है, जो दूसरा भाग है उसमें लर्निंग आउटकम एवं आंकलन के बारे में बताया गया है, और जो तीसरा भाग है हमें ये याद भी रखना है ना, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीति एवं तकनीकी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ये बताइए कि जो तकनीकी है वो 18 तकनीकी है, लेकिन वो किस भाग में दे रखी है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो जो है भाग 3 में दे रखी है, और भाग 4 जो है वो परिशिष्ट से रिलेटेड होता है। तो यहां पर हमें मालूम होना चाहिए कि ये 4 भाग हैं, और 4 भागों में उन्होंने हर भाग को डिवाइड किया है कि पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है और चौथे में क्या है। तो हमें ये याद रखना है कि ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं, और ये भी याद रखना है कि भाग 1 में किसके बारे में बताया गया, भाग 2 के बारे में क्या बताया गया, भाग 3 के बारे में क्या दे रखा है, और भाग 4 में क्या दे रखा है। ठीक है, पहले प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि ध्यान आकर्षण शिविर का प्रत्येक वादन कितने समय का होगा, तो ये ध्यान रखना है हमें। जो हमारा ध्यान आकर्षण शिविर हम लोग लगेंगे वो उनका जो प्रत्येक वादन है वो 1 घंटे का होगा। जो उसमें समय सारणी दे रखी है आपकी हस्त पुस्तिका में आप जाएंगे और पेज नंबर 18 पर समय सारणी दे रखी है, उसमें देखिएगा आप जो ध्यान आकर्षण शिविर हेतु सारणी दे रखी है उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम वादन जो है वो 8 से 9, द्वितीय वादन जो है 9 से 10, उसके बाद तृतीय वादन बीच में मध्यावकाश दे रखा है, तृतीय वादन जो है 10:30 से 11:30, ऐसे चतुर्थ वादन जो है 11:30 से 12:30। इस तरीके से उन्होंने
अलग अलग वादन के समय को अलग अलग बांटा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ध्यानाकर्षण शिविर का प्रत्येक वादन कितने समय का, तो आपको बताना होगा कि ध्यानाकर्षण शिविर का प्रत्येक वादन 1 घंटा का समय सारणी के अनुसार दे रखा है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 5 की बात करें तो शिक्षण तकनीकियां किस भाग में दी गई हैं। तो हमने आपको बताया था कि शिक्षण तकनीकियां 18 शिक्षण तकनीकियां हैं, अगले प्रश्न में बताया गया है, लेकिन वो किस भाग में दे रखी हैं। तो आपको सबसे पहले जब आप अपनी शिक्षण ध्यान आकर्षण वाली बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो अनुक्रमणिका करके दे रखा है यानी इंडेक्स दे रखा है, उस इंडेक्स में देखेंगे तो भाग 1 में आपको बताया गया है कि जो पहला भाग है उसमें अधिगम आधारित शिक्षण दे रखा है, दूसरे भाग में लर्निंग आउटकम एवं आंकलन दे रखा है, और तीसरे भाग में जो है वो कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीकी दे रखी हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये शिक्षण तकनीकियां भाग 3 में दे रखी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकों को दिया गया है। तो हमें मालूम होना चाहिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में 18 प्रकार की शिक्षण तकनीकियां दे रखी हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर उनको हम अपनी कक्षा में उनके अनुरूप पढ़ाएंगे तो हमें मालूम है कि जरूर इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो ध्यान आकर्षण जो के दूसरे व तीसरे चरण कौन कौन से हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए द्वितीय चरण कक्षाओं का आयोजन और तृतीय चरण एंड लाइन परीक्षण, ये जो है दूसरे और तीसरे चरण हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की प्रथम तकनीकी कौन सी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग 18 तकनीकी जो पढ़ेंगे उसके बाद उसमें कौन कौन सी तकनीकी प्रभावी तकनीकी कौन सी है। पहली प्रभावी शिक्षण की प्रथम तकनीकी तो हमें मालूम होना चाहिए संसाधनों से पूर्ण कक्षा वातावरण। दूसरी कौन सी है तो कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था। तीसरी कौन सी है तो रोचक प्रस्तावना। तो अगर हम भाग 3 को पढ़ेंगे तो भाग 3 में टोटल 18 तकनीकी दे रखी है और सब के अलग अलग नाम दे रखे हैं कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो तकनीक है जो हमारी 18वीं तकनीक है वो प्रोजेक्ट वर्क है कि बच्चों से हमें प्रोजेक्ट वर्क पे कार्य भी कराना है। तो यहां पर अगर प्रश्न नंबर 8 में देखें हम तो इसका उत्तर होगा संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में अंतिम और 18वीं तकनीक कौन सी है। तो हमें मालूम होना चाहिए, इससे पहले भी हमने प्रश्न में डिस्कस किया था कि जो लास्ट तकनीक है वो प्रोजेक्ट कार है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट कार। अगर हम लोग बोले कि प्रोजेक्ट कार क्या है तो आप बताएंगे प्रोजेक्ट कार एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी कार्य अथवा समस्या पर गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल भी हो सकती है अथवा सामूहिक भी होती है। हम एक साथ एक अकेले बच्चे से भी करा सकते हैं और सभी बच्चों बहुत से बच्चों से सामूहिक भी करा सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे खोज विधि द्वारा स्वयं कुछ करके किसी प्रकरण को सीखते हैं अथवा समस्या का समाधान खोजते हैं। प्रोजेक्ट कार्य बहुत प्रमुख रूप से एक खुला क्रियाकलाप है और यह विषय के लर्निंग आउटकम की प्रगति पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट कार्य बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है और हमें बच्चों से जब वो खुद करके कोई भी चीज सीखते हैं तो उनको बहुत सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि खुद करके देखा है उस कार्य को। तो इसलिए जो 18वीं तकनीकी है वो इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट कार्य। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो आंकलन के कितने तरीके हैं। हमें मालूम होना चाहिए आंकलन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो बच्चे से मौखिक यानी पूछ के कर सकते हैं या फिर हम उसे कोई लिखित वर्क दे दें और उससे कहेंगे बेटा करके दिखाओ, या हम लिखित तरीके से 2 तरीके से हम लोग आंकलन बच्चे का कर सकते हैं। एनएसए का क्या मतलब है तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एनएसए का मतलब होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। उसके बाद प्रश्न नंबर अगर हम लोग 12 की बात करें तो मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग है, पीला, नीला और हरा। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 13 की बात करें तो ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका कौन सी कक्षा के लिए है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका जो है वो कक्षा 3 से 8 तक के लिए है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ध्यान आकर्षण पुस्तिका में हस्त पुस्तिका में जो दे रखा है कि ध्यान आकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा अनुरूप अवधारणाओं कौशलों को सीखने में परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हमने बताया था कोई भी रीजन हो सकता है कि उनको पारिवारिक शैक्षिक स्थिति नहीं हो, मतलब उनके माँ बाप या घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो
जिससे कि वो विद्यालय में अध्यापक से डर के मारे नहीं पूछ पाते हो, उसके बाद घर पर भी जाते हो तो उनको ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सके। तो हमारा पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को इस ऐसे वातावरण में पढ़ाएं जिससे कि उसके मन में कोई डर ना हो, वो बेझिझक आपसे हर क्वेरी कर सके, हर प्रश्न पूछ सके। तो इसलिए हमें इस बहस पुस्तिका को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ध्यान आकर्षण जो शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। अगर हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिविर की कार्य योजना को कितने सप्ताह में बांटा गया है, तो हमें मालूम होना चाहिए 7 सप्ताह में 50 दिवस मतलब लगभग 2 माह में बांटा गया है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 16 की बात करें कि ध्यान आकर्षण शिविर में समूह ए का प्रथम वादन किस विषय का होगा, तो ये ध्यान रखना है कि जो ध्यान आकर्षण शिविर लगेगा उसमें समूह वादन जो होगा उसका जो प्रथम जो समूह ए है उसका प्रथम वादन जो है वो गणित का होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करें कि आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विषयवार नमूने ध्यान आकर्षण के किस भाग में दर्शाए गए हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विषयवार नमूने भाग 4 में दर्शाए गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगर हम लोग 18 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिविर की कार्य योजना में रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक का प्रयोग किस सप्ताह में किया गया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो रोचक प्रस्तावना है वो प्रथम सप्ताह में की गई है। जो आपकी ये टेबल है, आपको ध्यान आकर्षण जो बुकलेट है आपकी वो पृष्ठ नंबर यानी पेज नंबर 19 पर आपको एक पूरी टेबल मिल जाएगी आपको, और पेज नंबर जो 18 है उस पर आपको ध्यान आकर्षण शिविर की समय सारणी दे रखी होगी। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा कि पेज नंबर 19 में जो प्रथम सप्ताह है उसमें क्या क्या यानी कि कक्षा शिक्षण के लिए चयनित जो तकनीकी है और क्या नाम जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है, तो वो पूरा एक डिटेल्स में दे रखा है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर प्रश्न नंबर 18 का जो उत्तर होगा वो प्रथम सप्ताह। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 19 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिविर में समूह बी का प्रथम वादन किस विषय का होगा, तो हमने बताया था आपको जो समय सारणी दे रखी है उसमें समूह बी का जो प्रथम वादन है वो अंग्रेजी का होगा। ऐसे ध्यान आकर्षण शिविर में समूह सी का प्रथम वादन किस विषय का होगा, हमारा परिवेश यानी कि विज्ञान विषय का, हमारा परिवेश ऑब्लिक विज्ञान। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि समूह ए क्या है, समूह बी क्या है, समूह सी क्या है, इसके बारे में भी आगे प्रश्न आएगा, उसके मैं डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21, तो यहां पर लिखा हुआ है ध्यान आकर्षण शिविर समय सारणी में विद्यार्थियों के कितने समूह की बात कही गई है, तो देखिए यहां पर वो अभी जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे उसी पर आधारित है ये। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 3 समूह यानी कि ए बी और सी इस पर बात की गई है। तो अगर यहां पर हम लोग देखें कि जो आपका समूह ए है यानी कि आरंभिक परीक्षण में 21 से 45 अंक पाने वाले बच्चे वो समूह ए में आएंगे। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आरंभिक परीक्षण होगा उसमें 21 से अगर 45 जो है अंक कोई बच्चा लेके आता है तो वो समूह ए में हम उसको रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें जो समूह बी है उसको में ध्यान रखना है कि जो 16 से अगर 20 अंक कोई बच्चा लेके आता है तो उसको हम लोग बी समूह में रखेंगे, और अगर कोई बच्चा 15 से कम अंक पाने वाले बच्चे सी समूह में होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 होते हैं उनको ए में रखा जाता है। ऐसी आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। और ऐसे ही आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 अथवा इससे कम होंगे उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है इसी के आधार पर बच्चों के ध्यान आकर्षण शिविर लगाए गए हैं। इसी आधार पर बच्चों को बताया गया है कि उनको जो है जो प्रथम वादन है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरे वादन में क्या पढ़ाया जाएगा, तीसरे वादन में क्या पढ़ाया जाएगा और चतुर्थ वादन में क्या पढ़ाया जाएगा, और समूह ए के बच्चे का प्रथम वादन क्या रहेगा, समूह बी के बच्चे का प्रथम वादन क्या रहेगा और समूह सी के बच्चे का प्रथम वादन क्या रहेगा। तो इस पर ही आपका ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 22 की बात करें तो जो बच्चे
50 कार्य दिवस में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं, उन्हें क्या करोगे? तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो बच्चे 50 कार्य दिवस में अच्छी प्रगति दर्शाएंगे तो आगामी समूह में प्रोन्नत कर देंगे हम उनको। ऐसे प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो बच्चों की बैठक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? तो हमें मालूम होना चाहिए कि बच्चों की जो बैठने की व्यवस्था है वो हम उनको बच्चों को कोई भी जैसे मान लो गतिविधि करा रहे हैं या हम उनको इस तरीके से बैठा रहे हैं तो हम गोले में बैठा दें, अर्धचंदाकार में मतलब बैठा दें या छोटे छोटे समूह में बैठा दें। तो इस तरीके से व्यवस्था हमें करनी चाहिए। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 24 की बात करें तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है उसमें कक्षा शिक्षण तकनीकी की बात की गई है। और अगर हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल किसके लिए बनाया गया है? तो हमें मालूम होना चाहिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल रेमेडियल टीचिंग के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 26 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिविर के तृतीय सप्ताह में आप किन किन तकनीकियों का प्रयोग करेंगे? तो हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहला जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करेंगे। उसके बाद शैक्षिक गतिविधि या नवाचार, बच्चों से प्रश्न पूछना या बच्चों के प्रोजेक्ट कार्य। तो इस तरीके से जो तृतीय जो शिविर होगा उसमें हमें मालूम होना चाहिए, शिविर का मतलब हो गया तृतीय जो सप्ताह, वहां पर हम लोग जैसे ध्यान आकर्षण शिविर की बात करें तो यहाँ पर तृतीय सप्ताह यानी कि हमने बोला था आपसे कि टोटल जो है 7 जो है सप्ताह दे रखे हैं। 7 सप्ताह में हमें अपना ध्यान आकर्षण शिविर पूरा करना है यानी 50 दिवस में। तो अब उन्होंने ये पूछ लिया कि आप बताइए कि तृतीय सप्ताह में आप किन किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे। आपसे पूछ लिया उन्होंने 5वीं सप्ताह में आप किन किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे। तो हमने अभी आपको बताया था कि आप ये इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपकी जो ध्यान आकर्षण बुकलेट है उसमें आपके 19 नंबर पेज पे दे रखा है कि प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए चयनित जो तकनीकियां हैं वो कौन कौन सी हैं। कभी कभी ऑनलाइन प्रश्न में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा प्रथम सप्ताह है उसमें क्या शिक्षण तकनीकी है और हमारा दूसरा सप्ताह क्या है उसमें क्या है और तीसरा सप्ताह क्या है। इस तरीके से आपको सब मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर तृतीय सप्ताह की बात करी गई है तो सब उसमें जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार या प्रश्न पूछना और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 27 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिविर में जोड़ी में कार्य किस सप्ताह में करोगे? तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो षष्ठम सप्ताह है हमारा, जो छठा सप्ताह है उसमें हम लोग जो है अगर देखें उसका क्राइटेरिया पूरा तो हम समूह में कार्य करते हैं, जोड़ी में कार्य करते हैं, सीखने के लिए बातचीत करते हैं, सकारात्मक प्रतिपुष्टि करते हैं। इस तरीके से उसमें ये आपकी शिक्षण के लिए चयनित तकनीकियां दे रखी हैं। अगर हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिविर में परिवेशी संसाधनों का उपयोग एवं शैक्षणिक भ्रमण तकनीकी का प्रयोग कब करोगे? यानी कि शैक्षणिक भ्रमण तकनीकी और आपका परिवेशी संसाधनों का उपयोग आपके सप्तम सप्ताह में यानी लास्ट सप्ताह में दे रखा है। यानी बच्चों बताया गया बच्चों को हम लोग आसपास कहीं ले जाएं, शैक्षणिक भ्रमण कराएं और वहां पर जो भी चीजें उनको दिखे उसके बारे में बच्चों को बताएं। तो ये वाला जो है हमारा सप्तम सप्ताह में दे रखा है। प्रश्न नंबर अगर 29 की बात करें तो हमें शिक्षण कार्य को करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो हमें मालूम होना चाहिए कि शिक्षण सबसे पहले तो हम शिक्षण योजना बनाएं और हमें ये ध्यान रखना है शिक्षण योजना बनाते समय उन समस्त तरीकों को अवश्य ध्यान में रखें जो कक्षा को रोचक तथा उपयोगी बनाते हों। और शिक्षण योजना वाकई में इस तरीके से हमें क्रिएट करना चाहिए जिससे कि जो बच्चों को उसमें मजा आए, मतलब हम पढ़ाएं तो बच्चों को मजा आए। और दूसरा जो है हमारा पॉइंट शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम का भरपूर प्रयोग करें। जब हम टीएलएम बच्चों को दिखा के कोई चीज पढ़ाएंगे ठीक है तो बच्चे की जल्दी समझ में आता है। किसी चित्र को वो देखता है या किसी हम ऑडियो विजुअल उसका उपयोग करते हैं तो यानी बच्चों को हम लोग दिखाते हैं और उसके बाद कोई चीज सुनाते हैं तो बच्चा उस चीज को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। उसका तीसरा जो पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। देखिए ये प्रक्रिया का हम ईमानदारी से अगर क्रियान्वयन कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारी तरफ से बच्चों के कक्षा अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अच्छे से ये वर्क करते हैं तो ये सब चीजें हमारे बच्चों को सीखने में बहुत ही मदद करेंगी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें प्रश्न नंबर 30 की तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता कितने प्रतिशत होती है? तो कक्षा में शिक्षक की जो क्रिया 5 से 10% लगभग 5 मिनट की होती है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 31 की बात करें तो एक आदर्श कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता का प्रतिशत क्या है?
तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आदर्श कक्षा में बच्चों की जो क्रियाशीलता है उसका जो प्रतिशत है वो 75 से 80%, लगभग 30 मिनट है। और प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो एक आदर्श कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता कितने प्रतिशत होनी चाहिए, तो ये मालूम होना चाहिए। यानी कि इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें पूछा था शिक्षक की क्रियाशीलता, तो आपको मालूम होना चाहिए 5 से 10%। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता, तो बच्चों तो क्रियाशील रहेंगे तो 75 से 80%। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि एक आदर्श कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता कितने प्रतिशत होनी चाहिए, तो हमें मालूम होना चाहिए 5 से 10%, लगभग 5 मिनट की होनी चाहिए। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 33 की बात करें तो कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें मालूम होना चाहिए कक्षा शिक्षण को रुचिकर, रोचक दृष्टांत, कहानी, खेल का प्रयोग करते हुए पाठ की शुरुआत करना चाहिए। मतलब हम जाएं और हम जाते संग पढ़ाना शुरू कर दें तो वो मजा नहीं आएगा। बच्चों को एक माहौल क्रिएट कर लेना चाहिए कि उनको एक कुछ अच्छा सा जाते संग कोई बढ़िया सी कहानी सुनाए या कोई घटना ऐसी बताएं जिससे कि उनको मजा आ जाए और वो आपसे जुड़ जाएं। और जब वो जुड़ जाएंगे तो ये डेफिनेट बात है कि वो मजे से आपका जो भी आप पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे जरूर। उसके बाद प्रश्न नंबर अगर हम लोग 34 की बात करें तो आरंभिक परीक्षण के पहले किसके साथ बैठक करके अपनी योजना बताएंगे तथा उन्हें सहयोग के लिए आमंत्रित करेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम एसएमसी के सभी सदस्यों, बच्चों के अभिभावकों, इन सबको बुलाएं और उसके बाद हम बताएं कि हम इस तरीके से हमारी ये कार्य योजना है, इस तरीके से हम पढ़ाएंगे बच्चों को और आप सबका बस पूर्ण सहयोग। यानी कि जो एसएमसी के सदस्य होते हैं वो सब हमारे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके अभिभावक ही होते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम उनके साथ अपनी पाठ योजनाओं को बताएंगे कि हम लोग ये इस तरीके से पढ़ाएंगे तो और आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए, तो हमें उम्मीद है क्योंकि उन्हीं के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से आपका समर्थन करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। और अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी वो लोग प्रयास करेंगे। तो हमें आरंभिक परीक्षण के पहले एसएमसी के साथ यानी विद्यालय प्रबंध समिति के साथ एक बैठक जरूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 35 की बात करें तो कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था कौन सी तकनीकी है, तो हमें मालूम होना चाहिए जो हमारी शिक्षण तकनीकी जो 2 है वो कक्षा प्रबंधक और बैठक व्यवस्था है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 36 की बात करें तो बच्चों के लिए कार्य पत्रकों का उपयोग किस तकनीकी का हिस्सा है, तो जो हमारी तकनीकी दे रखी है शिक्षण तकनीकी 8, उसमें बच्चों के लिए कार्य पत्रक बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 37 की बात करें तो प्रोजेक्ट कार कौन सी तकनीकी है, तो प्रोजेक्ट कार आपकी 18वीं तकनीकी है, सबसे लास्ट जो तकनीकी है उसमें प्रोजेक्ट कार बनाए गए हैं, बताए गए हैं। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 38 की बात करें तो ध्यान आकर्षण शिविर किसे कहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए ध्यान आकर्षण शिविर यानी सत्र के आरंभ में ही चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगाकर कार्य किया जाए, इसे ध्यान आकर्षण शिविर कहते हैं। अगर प्रश्न नंबर अगर 39 की बात करें तो आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में क्या बनाना होगा, तो उत्तर होगा इसका आधारभूत आंकलन प्रपत्र। यानी कि जब भी बच्चों का हम परीक्षण करें तो हमें एक आधारभूत आंकलन प्रपत्र बना लें, हम ये देख लें कि बच्चे कितना जानता है, उसी के आधार पर हम बच्चे को कहां पर सेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम फिर डिसाइड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 40 की बात करें तो आंकलन प्रपत्र प्रश्न बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न जो आंकलन प्रश्न बनाते समय हमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुल प्रश्नों का 20% जो है वो ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक प्रश्न होने ही चाहिए। तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, तब हम बच्चों का जो है कुछ उनको अच्छे से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं और उनका जो लर्निंग आउटकम है वो बढ़ा सकते हैं और उनको कक्षा अनुरूप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो ये 40 प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन करिए और आप देखते रहिए आप मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को और अपडेट होते रहिए।
तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को। धन्यवाद।